नमस्कार। मोहनदास गांधी, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया कई उपाधियों से जानती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये उपाधियां उन्हें मिली कैसे? तो आज हम उनके जीवन की कहानी को इन्हीं उपाधियों के चश्मे से देखेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सीधे आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव तक ले जाता है। महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता। सोचिए, एक ही इंसान को इतने सारे, इतने शक्तिशाली नाम कैसे मिले। इस सफर में हम ठीक यही देखने वाले हैं। वो कौन सी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी पहचान गढ़ी, और कैसे इतिहास के हर एक अहम मोड़ पर उन्हें एक नई उपाधि से नवाजा गया। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला से, फिर देखेंगे भारत में उनके पहले सत्याग्रह। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, और फिर राष्ट्रपिता की उपाधि। और आखिर में उनकी विरासत से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत दिलचस्प बात यह है कि भारत से नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका से होती है। यहीं पर एक युवा वकील को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, और उन्हीं अनुभवों ने, आप कह सकते हैं, एक नए तरह के विरोध के बीज बोए। यही बीज आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति बनी। 1893 से 1914 का जो ये दौर था, वो गांधी के लिए एक तरह से एक प्रयोगशाला, एक लैबोरेटरी जैसा था। आप देखिए, 1893 में ट्रेन वाला वो मशहूर वाकया, फिर 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, 1904 में फीनिक्स आश्रम, 1906 में पहला सत्याग्रह, और फिर 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार, अहिंसक प्रतिरोध, को पहली बार आजमाया और उसे धार दी। अच्छा, उनके सभी तरीकों में जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, वो है सत्याग्रह। देखिए, इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह या सत्य बल। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी, अहिंसक प्रतिरोध की। और इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही इस्तेमाल किया। यकीन मानिए, अगर आपने इस एक शब्द को समझ लिया, तो आपने गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन की कुंजी पाली। अब कहानी भारत वापस आती है। साल था 1915, जब गांधी भारत लौटे। और इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके पास दक्षिण अफ्रीका में सीखा हुआ सत्य बल का अचूक हथियार था, जिसे अब वो भारत की जमीन पर आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और ये तारीख 9 जनवरी 1915, इसे याद रखिएगा। उनका भारत लौटना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। ये इतनी अहम तारीख है कि आज भी हम इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी चंपारण सत्याग्रह। यहाँ उन्होंने उन किसानों की आवाज उठाई जिन्हें तिनकठिया सिस्टम के तहत जबरदस्ती अपनी जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, और इसी जीत के बाद महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, जिसका मतलब है महान आत्मा। तो देखिए, कर्म और उपाधि का सीधा कनेक्शन। चंपारण के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। गुजरात में 2 और बड़े आंदोलन हुए, जिन्होंने सत्याग्रह की ताकत को और साबित कर दिया। पहला, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए, जहां उन्होंने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की। और दूसरा, खेड़ा में किसानों के लिए, जो अनुचित टैक्स के खिलाफ उनका पहला पूर्ण किसान सत्याग्रह था। तो इन शुरुआती जीतों के साथ ही गांधी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे। उनकी भूमिका बदल गई, और वो अब स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष के, एक तरह से कहें तो, निर्विवाद नेता बन गए। और जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो दांडी मार्च का जिक्र तो करना ही होगा। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का एक मास्टर क्लास था। जरा सोचिए, नमक जैसी एक रोजमर्रा की चीज को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक कितना शक्तिशाली हथियार बना दिया। इस एक मार्च ने सचमुच पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी थी। यहाँ देखिए, उनके नेतृत्व में 2 दशकों में रणनीति कैसे बदली। एक तरफ 1920 का असहयोग आंदोलन था, जिसका मकसद था ब्रिटिश संस्थानों से सहयोग वापस लेना। तो दूसरी तरफ 1942 तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ये अब सहयोग की बात नहीं थी, ये तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक सीधा अल्टीमेटम था। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, और अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इतने बड़े कद और प्रभाव के बावजूद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद सिर्फ और सिर्फ एक बार संभाला।
ये था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। इसे जरूर याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, गांधी का कद भी बढ़ता गया और इसी के साथ उन्हें नई उपाधियां भी मिली, कुछ दोस्तों से तो कुछ दुश्मनों से भी। राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें दी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से एक रेडियो संबोधन में। ये उनके लिए कितना गहरा सम्मान था, ये इसी से पता चलता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, विंस्टन चर्चिल ने गोलमेज सम्मेलन में उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा, पर गांधी ने इस अपमान को भी अपनी सादगी का प्रतीक बना लिया। चलिए अब कुछ जरूरी तथ्यों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। ये वो जानकारी है जो उनके जीवन को समझने और हाँ, परीक्षाओं के लिए भी बहुत काम की है। उनके आश्रम सिर्फ रहने की जगह ही नहीं थी, ये उनके आंदोलनों के, आप कह सकते हैं, नर्व सेंटर्स थे। यहीं पर सारे सिद्धांत अमल में लाए जाते थे। इनका क्रम समझना जरूरी है। पहले 2 फीनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में, और फिर कोचरब और साबरमती आश्रम भारत में। गांधी के विचारों को फैलाने में उनके लेखन का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ उनके कुछ सबसे अहम प्रकाशन हैं इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और किताब हिंद स्वराज। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि उनकी आत्मकथा असल में गुजराती में लिखी गई थी। 1932 का पूना पैक्ट, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। ये समझौता हुआ था गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में। इसमें दलित वर्गों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला हाउस में उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। ये शब्द आज उनकी गहरी आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बन गए हैं। और उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को आज भी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी शहीदों की याद में मनाया जाता है। तो मोहनदास से महात्मा तक का ये सफ़र, ये हमें दिखाता है कि उनकी पहचान उनके कामों से बनी। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, कि अपने सिद्धांतों को एक जन आंदोलन में बदलने की उनकी जो कला थी, वो आज हमें क्या सिखाती है। उनकी असली विरासत इन उपाधियों में नहीं, बल्कि इस यकीन में है कि साधारण से साधारण इंसान भी बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। और ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था।